ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल में आज हंगामा आराई के दरमियान तेलंगाना बिल को पेश किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने बिल ऐवान में पेश करने पर स्पीकर और चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया, जबकि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वालों ने बिल की शदीद मुखालफत की। डिप्टी स्पीकर ने चंद्रबाबू नायडू को बहस शुरू करने को कहा, ताहम ऐवान में हंगामा आराई और शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। रिमोट सेक्टर में चीन की ताजा कारस्तानी के पस मंजर में वजीर दिफा AK एंटनी का कहना है कि हिंद चीन सरहदी सिलसिला काफी तवील है और इस तरह के वाकयात रौनुमा हो सकते हैं। इन्होंने चीनी तीरंदाजी से कतई इनकार नहीं किया। इनका कहना है कि जब कभी इस तरह के वाकयात होते हैं इसे जल्द हल करने की कोशिश की गई है। सरहदी तनाजे के हल के लिए दोनों मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में एंटनी ने कहा कि ये पेचीदा मसला है और रातों रात इसके हल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इनका कहना है कि दोनों ममालिक ने सरहद पर अमन बरकरार रखने की बात कही है। Find a long settlement on this boundary issue. Both sides decided to maintain peace and tranquility in the border. And whenever there are some incidents take place, that possibility nobody can rule out. It's a long boundary, more than 3,500 kilometers. Since the boundary is unsettled, naturally there can be incidents here and there. Now our decision is we must maintain peace and tranquility at any cost. So whenever incidents take place, immediately we must intervene both sides and resolve it. आज विजय दिवस है। इंडिया गेट पर वजीर दिफा AK एंटनी समेत फौज के तीनों शोबों के सरबराहान ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 1971 में हुई हिंद पाक जंग में आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। जंग के इख्तिताम के बाद ईस्ट पाकिस्तान को अलग मुल्क बांग्लादेश बनाया गया था। नाज़रीन 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने बगल में पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल को बैठाया।
लोकपाल बिल पर अपना स्टैंड बताया, विपक्ष को ललकारा। यह बात राहुल गांधी के कमान में होने का सबूत है। राहुल गांधी ही कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। उस नाते कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की तस्वीर साफ हुई है। फालतू बात है कि 4 राज्यों में राहुल गांधी फ्लॉप हुए, इसलिए सोनिया गांधी वापस पहले जैसी निर्णायक बनेगी। इस प्रोग्राम में चुनाव नतीजों के बाद अपनी यही थीसिस रही है कि कांग्रेस की दुर्दशा की वजह मनमोहन सरकार है, महंगाई है। मनमोहन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल है। भला उसके आगे राहुल गांधी क्या कर सकते थे? उस नाते अब सरकार के फैसलों में राहुल गांधी की दखल होनी चाहिए। उन्हें राजनीतिक एजेंडा बनवाना चाहिए। मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस और सरकार दोनों में धमक बने। सवाल है, इस सबसे राहुल गांधी को लेकर बनी धारणाओं का क्या होगा? राहुल गांधी से कांग्रेस की इमेज कैसे निखरे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बड़े इत्तेहाद की तैयारियां कर रहे हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के जेल से छूटते ही इस इत्तेहाद को खाका दिया जाने लगा है। इसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस, एलजेपी और एनसीपी के बीच इंतखाबात से कबल इत्तेहाद किया जा सकता है। इन चारों पार्टियों के बीच सीटों का फार्मूला तय हो गया बताया जा रहा है। इसके तहत ही कांग्रेस 7 या 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। लोजपा के लिए 5 और एनसीपी के तारिक अनवर के लिए 1 सीट छोड़ी जाएगी। बिहार कांग्रेस के तमाम कद्दावर रहनुमा इस इत्तेहाद के हामी हैं। रियासती सदर अशोक चौधरी से लेकर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अहमद, साबिक रुकने पार्लियामेंट और केरल के गवर्नर निखिल कुमार और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा सदानंद सिंह ने कांग्रेस के आला लीजान को समझाया है कि बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी के साथ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है। वैसे बिहार के लीजान से पहले ही दिल्ली में बैठे पार्टी के आला लीजान का भी यही मानना है कि बिहार में नरेंद्र मोदी का रथ सिर्फ लालू प्रसाद यादव रोक सकते हैं, इसलिए उनको मजबूती दिया जाना इंतहाई जरूरी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और मरकजी वजीर कपिल सिब्बल पहले से लालू प्रसाद यादव को फित्री हलीफ मानते रहे हैं। बाद में जयराम रमेश भी इस ब्रिगेड में शामिल हो गए और अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव को लेकर अपनी सोच तब्दील कर ली है। बिहार में कांग्रेस पार्टी अजीम इत्तेहाद तैयार कर रही है तो दूसरी रियासतों में उसके हलीफ साथ छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के पास अब बहुत ही कम हलीफ बचे हैं, लेकिन उन सभी ने भी 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं है। कश्मीर में अगले साल असेंबली के भी इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले वो अलग होना और अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो यूपीए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला का मानना है कि कांग्रेस के साथ रहने से पार्टी डूबेगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के लीजान ने अकेले अपनी तशहीर शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद से ही आरएलडी रहनुमा परेशान है। मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम तनासुब बिगड़ा है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अजीत सिंह की पार्टी को हुआ है। इसलिए उनके रहनुमा कांग्रेस के बजाय बीजेपी से इत्तेहाद की उधेड़पुन में है। उधर मराठा इलाकाई रहनुमा शरद पवार ने कांग्रेस के कमजोर क़यादत का मसला उठाकर फासला बनाना शुरू कर दिया है, ताकि इलेक्शन के बाद या फिर पहले तीसरे मोर्चे की सियासत हो सके। कांग्रेस के साबिक खलीफ डीएमके ने भी इत्तेहाद नहीं करने के इशारे दिए हैं। कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले अपने कुछ वज़राए आला को तब्दील कर सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में शीला दीक्षित और राजस्थान में अशोक गहलोत की हालत देखने के बाद पार्टी में इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि नए चेहरे को आगे करके लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाए, नहीं तो पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। कांग्रेस जराये के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में वजीर आला तब्दील किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा को लेकर कांग्रेस रहनुमा पहले से तजब्जुब का
शिकार हैं। वजीर आला बनने के बाद जिमनी इलेक्शन में वो अपनी सीट से अपने बेटे को नहीं जितवा पाए थे। चुनांचा कांग्रेसी रहनुमा मान रहे हैं कि वहां लोकसभा की 5 सीटें खतरे में हैं। बहस है कि हरीश रावत को रियासत की क़यादत सौंपी जा सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली लाने पर गौर किया जा रहा है। उनकी जगह कौन लेगा ये तय नहीं हो पाया है। कुछ रहनुमा चाहते हैं कि सुशील कुमार शिंदे को वजीर आला बनाया जाए, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर जाने पर राजी नहीं है। आंध्र प्रदेश में वजीर आला किरण रेड्डी खुद ही पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। वो इलेक्शन से पहले इस्तीफा देंगे या फिर हटा दिए जाएंगे। कांग्रेस के कुछ रहनुमा केरल में ओमान चांडी को भी बदलने पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चांडी की क़यादत में पार्टी का सफाया हो जाएगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीग से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। इस साल जनवरी में जयपुर में हुए एहतसाबी कैंप के ठीक 1 साल के बाद कांग्रेस एक बार फिर एहतसाबी कैंप मुनक्किद करेगी। लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए 17 जनवरी को दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का कन्वेंशन होगा। इस कन्वेंशन में राहुल गांधी को वजारत उज़्मा का दावेदार बनाए जाने के बारे में गौर किया जा सकता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि पार्टी तरमीमात के मुताबिक AICC का कन्वेंशन हर साल मुनक्किद करती है। इस साल एहतसाबी कैंप के साथ ही AICC का कन्वेंशन हुआ था और उसके 1 साल पूरे होने पर अगला कन्वेंशन 17 जनवरी को मुनक्किद होगा। जयपुर एहतसाबी कैंप में कांग्रेस ने राहुल गांधी को तरक्की देकर नायब सदर बनाया था। इस पर भी बहस चल रही है कि उनको वजारत उज़्मा के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है। इस बारे में पूछे जाने पर जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि AICC के सालाना कन्वेंशन का क्या एजेंडा होगा, ये कांग्रेस मजलिस आमला के इजलास में तय किया जाएगा। इस कन्वेंशन में 4 रियासतों में पार्टी की शिकस्त पर भी गौर किया जाएगा और लोकसभा के लिए इंतखाबात से कब्ल इत्तेहाद और दूसरी हिकमत अमली पर भी गौर होगा। आंध्र प्रदेश असेंबली के अंदर और बाहर रियासत की तकसीम के बिल की जबरदस्त मुखालफत हुई। इस मुखालफत के बीच असेंबली के स्पीकर ने रियासत के असर-ए-नौ तश्कील बिल को ऐवान में पेश किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का पैगाम पढ़ा और ऐसे ज़ाब्ते के तहत बिल को ऐवान में पेश किया जिसमें बहस के बाद वोटिंग की तजवीज नहीं है। सदर की जानिब से ऐवान में राय के लिए भेजे गए बिल को 23 जनवरी तक वापस किया जाना है। असेंबली की राय मरकजी हुकूमत के राह में रुकावट नहीं बनेगी। बिल की मुखालफत करते हुए सीमांध्र के असेंबली अरकान ने ऐवान के अंदर और बाहर बिल की कॉपियां फाड़ दी। तेलंगाना इलाके के असेंबली अरकान ने इसकी जमकर मुखालफत की, जिसे लेकर दोनों जानिब से असेंबली अरकान के बीच कहासुनी भी हुई। तेलंगाना इलाके के असेंबली अरकान चाहते थे कि बिल पर फौरी तौर पर बहस करके इसे वापस भेज दिया जाए, जबकि सीमांध्र के असेंबली अरकान का कहना था कि इस पर जनवरी में बहस हो। लेकिन असेंबली स्पीकर इन मनोहर ने इस पर फौरी बहस के लिए दिए गए नोटिस को मुस्तरद कर दिया। TRS, BJP, CPM वगैरह पार्टियों ने इस पर बहस के लिए कामरों को तजवीज का नोटिस दिया था। समाजवादी पार्टी ने लोकपाल बिल पर अपना मौकफ नर्म करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी अपने पुराने मौकफ पर कायम है और राज्यसभा में बिल की मुखालफत करेगी। सपा ने इस बिल पर गौर किए जाने के लिए चेयरमैन की जानिब से तलब की गई कुल जमाती मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। इस मीटिंग में BSP भी शामिल नहीं हुई। ताहम पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने कहा कि मीटिंग में शामिल तमाम सियासी जमातों ने बिल को पास किए जाने पर रजामंदी दी है। पार्लियामेंट अहाते में सपा जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने कहा कि पार्टी अपने रुख पर कायम है और मंगल को जब बिल को राज्यसभा में बहस के लिए लाया जाएगा तो वो उसकी मुखालफत करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव ने कभी भी नहीं कहा कि सपा बिल की हिमायत करेगी। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चेयरमैन को यह भरोसा भी नहीं दिया है कि मंगल को बिल पेश किया जाएगा तो वो ऐवान की कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर राम गोपाल यादव ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी पार्टी बिल की मुखालफत करेगी। मरकजी हुकूमत अदालत उज़्मा के सुबुकदोश जज जस्टिस AK गांगुली के मामले में मुदाखलत कर सकती है। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने इशारा किया है कि नए खुलासे के बाद हुकूमत इस मामले में मुदाखलत दे सकती है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अदालत उज़्मा इस मामले पर क्या और कब कदम उठाती है। गौरतलब है कि एक अंग्रेजी अखबार ने जस्टिस गांगुली पर जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात लगाने वाली मुतासरा लड़की का हलफनामा शाये किया है, जिसमें लड़की ने चीफ जस्टिस के जरिए बनाई गई कमेटी के सामने बताया था कि उसके साथ
जस्टिस गांगुली ने क्या कुछ किया था। दूसरी जानिब इस हलफनामे के मंजर आम पर आ जाने के बाद जस्टिस गांगुली ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत उज़्मा के 3 जजेस की कमेटी को दिया गया हलफनामा किस तरह लीक हुआ। यह हलफनामा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने मंजर आम पर रखा है। इस नए खुलासे के बाद जस्टिस गांगुली पर मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव पड़ गया है। अदालत उज़्मा से जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव आज रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद लालू यादव ने कहा कि उनको मुल्क के अदालती सिस्टम पर पहले से ही भरोसा था। जेल से निकलने के बाद लालू यादव बिरसा मुंडा के मुजस्समे के सामने एहतरामन खड़े हुए और कहा कि वो मुल्क में फिरका परस्त ताकतों को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुल्क भर में सेकुलर ताकतों को मजबूत करेंगे और उनके रहते नरेंद्र मोदी या बीजेपी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाएंगे। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने उनको 3 अक्टूबर को 5 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वो जेल में बंद थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूलें दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन कप्तान रह चुके सौरव गांगुली को लेकर खींचतान चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान का मानना है कि गांगुली को सचिन तेंदुलकर के जवाब के तौर पर पेश किया जा सकता है। कांग्रेस ने सचिन को मेंबर पार्लियामेंट बनाया और भारत रत्न देकर ये पैगाम दिया गया कि वो कांग्रेस के साथ हैं। उनके जवाब के तौर पर बीजेपी गांगुली को आगे करना चाहती है। बंगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन गांगुली को लुभाने के लिए बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेस के रियासती सदर ने भी उनसे मुलाकात की। अब गांगुली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में रस्साकशी है, लेकिन बाया महास लीडरान का मानना है कि गांगुली कहीं नहीं जाएंगे, वो उनके साथ रहेंगे। पहले भी गांगुली का रुझान लेफ्ट की जानिब ही रहा है, जिससे तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा उनसे नाराज रहते हैं।
अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच सुलह नहीं होने वाली है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद अन्ना ने केजरीवाल के तई जिस तरह से हम आहंगी का मुजाहरा किया था वो अब खत्म हो चुका है और लोकपाल बिल को लेकर दोनों खुलकर आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल के तई अन्ना की ये मुखालफत लोकसभा इलेक्शन तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह और बीजेपी के तई हमदर्दी रखने वाले कुछ सनतकार व सहाफी इन दिनों अन्ना की लाइन तय कर रहे हैं। अन्ना के साथ जुड़े तमाम लोग केजरीवाल की मुखालफत में हैं। तभी अन्ना के अनशन में बैठने गए गोपाल राय को रालेगढ़ सिद्धि से निकाला गया और उससे पहले कुमार विश्वास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अन्ना के कुछ करीबी उनसे केजरीवाल की मुखालफत करवाते रहेंगे। तय माने कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करेगी, मगर क्या तब तक देरी नहीं हो चुकी होगी? कांग्रेस का नंबर 1 संकट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल है। उसके रहते राहुल गांधी का कुछ नहीं बन सकता है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद शिकस्त मानकर नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। नताइज के बाद भी वो प्रेस के सामने आए, कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर बहस की। उन्होंने पहली मर्तबा आम मसाइल पर बयान देना शुरू किया। हम जिनसी ताल्लुकात पर अदालत उस्मा के फैसले से नाइत्तफाकी जाहिर की तो लोकपाल के हक में खड़े हुए और अपोजिशन जमातों से हिमायत की अपील की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हिमायत देने का कांग्रेस का मौक़िफ़ भी उन्होंने तय कराया और गुज़िश्ता दिनों कुछ सहाफियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी की। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आधा अधूरा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खुलकर मैदान में आए हैं। वो उस तरह से नरेंद्र मोदी को नहीं ललकार रहे हैं जैसे मोदी उन्हें ललकार रहे हैं। तभी कई माहिरीन इसे गैर बराबरी का मुकाबला मान रहे हैं। इसी बुनियाद पर कांग्रेस के भी कुछ रहनुमा चाहते थे कि सोनिया गांधी फिर से क़यादत को संभाले और पार्टी को इलेक्शन लड़वाएं, लेकिन जराए का मानना है कि सोनिया गांधी क़यादत नहीं संभालेंगी। उन्होंने राहुल गांधी पर सब कुछ छोड़ दिया है। वो इंतखाबी तशहीर कमेटी करेंगी और टिकटों की तकसीम से लेकर कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम की क़यादत राहुल के हाथ में ही रहने वाली है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद कांग्रेस में यह वाज़ेह हो गया है कि अब राहुल गांधी के क़यादत में पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी की क़यादत कैसी होगी ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। मनमोहन सिंह वजीर आजम बने रहेंगे और उनकी टीम अगले 5 महीने तक मुल्क को चलाती रहेगी, तो राहुल गांधी की क़यादत कैसे मुस्तहकम हो सकेगी? सोनिया गांधी ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर वजारत उस्मा के दावेदार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो सही वक्त कब आएगा? अगर लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया तो तब तक बहुत ताखीर हो गई रहेगी। कांग्रेस की असली दिक्कत मनमोहन सिंह के क़यादत वाली यूपीए हुकूमत है। महंगाई की मार से कांग्रेस साफ हो रही है, लेकिन अब भी इस हुकूमत के रहनुमा हर 15 दिन पर डीजल की कीमतें बढ़ाने की पॉलिसी से पीछे नहीं हट रहे हैं। शरह सूद में इजाफा नहीं रोका जा रहा है। महंगाई कम करके अवाम को राहत देने के बजाय रमा खाते के खसारे की ज्यादा फिक्र हो रही है। हुकूमत के कामकाज से ये नहीं लग रहा है कि इंतखाबी साल चल रहा है और हुकूमत को डैमेज कंट्रोल के लिए काम करना चाहिए। ऊपर से 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों से कांग्रेसी कारकुनान का हौसला अलग गिरा हुआ है। उनमें जोश भरने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस नई क़यादत को दिखाए और वो नई क़यादत राहुल गांधी की ही हो सकती है। कांग्रेस लीड जान के चाहे अनचाहे मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का बनना ही है। इसलिए कांग्रेस को आगे बढ़कर चैलेंज कबूल करना होगा और राहुल गांधी को अपनी हिचक छोड़ना होगा और खुलकर इंतखाबी मैदान में उतरना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ।
तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दिल्ली में आप पार्टी को कांग्रेस के समर्थन का मामला हो या जन लोकपाल बिल का मसला, राहुल गांधी एजेंडा सेट करा रहे हैं। किसी ने ठीक कहा कि राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस में अरविंद केजरीवाल जैसी राजनीति कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, राहुल गांधी ने पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल को अपने साथ बैठाकर लोकपाल बिल पर जिस तरह का कांग्रेस का स्टैंड बताया और सरकार का भी एक तरह से बताया, तो क्या ये नहीं लगता है कि अब सचमुच राहुल गांधी, सरकार, कांग्रेस सच में कमान में आ गए? जबकि कई मीडिया वाले ये कह रहे थे कि नहीं, राहुल गांधी फ्लो पे पीछे जा सकते हैं, सोनिया गांधी ज्यादा निर्णायक होगी। क्या हकीकत लगती है आपको? एक तो इससे मैसेज ये देने की कोशिश की है, सरकार और कांग्रेस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। यही मंत्री थे जो पहले सरकार को डिफेंड करते थे, परंतु अलग तरीके से करते थे। तो प्रचार मीडिया की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से था कि राहुल गांधी सरकार से अलग हैं, कि उसने कहा कि ये बकवास बिल है, इसको फेंक देना चाहिए। तो एक इंप्रेशन बनाया गया था कि सरकार के साथ उनकी कोई समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मेरा मानना शुरू से ये था कि चुनाव के बाद राहुल गांधी फुल चार्ज कांग्रेस पार्टी का लेंगे, कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मां उनकी प्रेसिडेंट है, तो कभी मां के खिलाफ वो जा नहीं सकते। तब ऐसा लगता है कि मां ने फैसला ये किया है, सोनिया जी ने, कि अब राहुल को जब वाइस प्रेसिडेंट का इंचार्ज बना दिया गया है तो उनको पूरा फैसला राजनीति का भी करने दीजिए, सरकार के साथ समन्वय भी करने दीजिए, ताकि अगले 6 महीने के अंदर सरकार और पार्टी में कोई भी झगड़ा ना हो। और जो तोड़ने की राजनीति है मीडिया के अंदर, जो बाकी ओपिनियन मेकर हैं कि सरकार और कांग्रेस एक नहीं है, राहुल गांधी अलग हैं, उसको खत्म किया नहीं। लेकिन उसके साथ ये भी कि क्योंकि कपिल सिब्बल और चिदम्बरम लोकपाल बिल को लेकर एक तरह से रिजर्वेशन बताते रहे, उनके विरोध में लोगों का एक परसेप्शन रहा है, तो उनको साथ बैठा के राहुल गांधी ने जो फैसला किया, तो एक तरह से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी मतलब ये कि जो चीज बदलने की, कई लोगों का कहना है कि जैसे कांग्रेस में के अंदर अरविंद केजरीवाल की तरह की भूमिका वो निभा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, अरविंद दिल्ली के हैं, ये लोग सेंटर चलाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि सरकार के ऊपर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी सरकार वो करेगी जी। इसके नारायण स्वामी साथ में बैठे हुए थे, नारायण स्वामी बिल्कुल मूव कर रहे हैं, वो भी उनका बिल है, क्योंकि उनका बिल है कार्मिक। तो कपिल सिब्बल की रिजर्वेशन जो भी है, चिदम्बरम की रिजर्वेशन जो भी है, सरकार को पूरी तरह अपने पीछे खड़ा किया करके उन्होंने फैसला करवाया। कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस चाहेगी वही होगा, आपके मतभेद जो मर्जी होंगे, अल्टीमेटली जीतेगी कांग्रेस, हारेगी जाएगी। अब ये लगता है कि इस बात पर इंप्रेशन दे दिया जा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव हार गए, जैसे मनमोहन सिंह की नीतियां बहुत अच्छी थी, परंतु राहुल गांधी की नीतियां खराब थी, इसलिए सरकार हार
की। हारी सरकार की वजह से, इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी, महंगाई सरकार की वजह से थी, भ्रष्टाचार सरकार की वजह था, भले मिल रहा था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जिन्होंने कैंपेन भी बहुत कम किया। हालांकि ये नहीं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी उतनी बनती है जितनी सरकार की बनती है कि सरकार के मंत्री इन्हीं के कहने से काम करते हैं, इन्हीं के अपॉइंट किए हुए हैं। अगर मंत्री काम नहीं करे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चाहिए था कि ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दो जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो फिर एक नया सवाल उठता है कि जब मनमोहन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर